are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our third chapter of class 8, which is about coal and petroleum. So these are the two fossil fuels which are very commonly and widely used in our nature. So we have to discuss about these two fossil fuels only in our today's class. Okay, chalo. So let's begin. See, we do many activities in our daily life. To do these activities, even to remain alive, we need energy, and there are many sources of energy. So हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक। सो ये सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, ये दो टाइप्स के होते हैं मेनली। नंबर वन इज रिन्यूएबल, जिसको इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज बोलते हैं, एंड द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन कॉन्टिन्यूसली ड्राइव एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे सोर्सेज जिससे हमें एनर्जी ड्राइव होती है काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए, उन्हें हम रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम वाटर। ओके, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये कौन से सोर्सेज हैं? द एनर्जी सोर्सेज दैट आर फाइनाइट एंड विल गेट एग्जॉस्टेड विद कॉन्टिन्यूअस यूज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी सोर्सेज जो एक फाइनाइट या फिर एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उनका अगर हम कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड सच रिसोर्सेज और सच सोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम या फिर जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? ये होते हैं द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ millions of years ago during earthquake or volcanic eruptions. These are compounds of mainly carbon and hydrogen and are used as fuel. Therefore, fossil fuels are combustible substances. So, क्या बोल रहे हैं कि जो पहले टाइम के प्री हिस्टोरिक टाइम के प्लांट्स एंड एनिमल्स किसकी वजह से, अर्थक्वेक के वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हो गए, आपके बरी हो गए सरफेस में, अर्थ के सरफेस के अंदर, और उनके डिकम्पोजिशन से जो मैटर तैयार हुआ है दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये आपके मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, और इसीलिए ये आपके क्या होते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे? ठीक है, सो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत मिलियन साल पहले, क्या जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे दे गॉट बरीड, नीचे दब गए अर्थ में, है ना, और फिर इनके ऊपर ये किससे कवर्ड हो गए, मड एंड सैंड के सेडिमेंट से। फिर वहां क्या हुआ, क्योंकि मड एंड सैंड के सेडिमेंट से कवर हो गए तो वहां पे एयर का पैसेज प्रॉपर्ली हुआ नहीं, तो फिर अंदर ही डिकम्पोज होना शुरू हुए इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर जब एयर का एब्सेंस है यानी कि ऑक्सीजन का भी एब्सेंस होगा, सो बहुत सारे केमिकल चेंजेस थे जो क्या हुए, अंदर ही अंदर हुए ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया। सो जितने भी बरीड रिमेन्स थे ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये फिर ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू फॉसिल फ्यूल्स, है ना, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। चलो, फिर ये जो ह्यूज प्लांट्स के बरीड रिमेन्स थे ये कन्वर्ट हुए कोल में, जबकि स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स के जो बरीड रिमेन्स थे वो कन्वर्ट हुए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। सो फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये काफी प्रीशियस है। हमें इन्हें क्या, we should not use them at a rate which is faster than the rate at which earth can create them. हमें इन्हें उस रेट से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए जिस रेट से अर्थ इनको क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। ठीक, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, कोल के बारे में। कोल क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है ना, और सबसे पहले यूज होने वाला फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इट अकर्स एट वेरिंग डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कोल बेड जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। ये कहाँ अकर करता है, काफी वेरिंग डेप्थ में, जो अर्थ का हमारा अपर क्रस्ट है उससे भी अंदर वेरिंग डेप्थ में ये होता है। ये कोल के जो बेड्स होते हैं इसमें काफी अच्छी खासी अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होता है। एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कोल, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस कंपाउंड का। ये कहाँ मिलेगा, कोल माइंस जो होती हैं हमारे अर्थ सरफेस में अंदर डीप, वहां कोल माइंस में आपको कोल मिलता है। इंडिया में कोल डिपॉजिट्स कहाँ है, मेनली इन झारखंड में झारिया, बोकारो में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, वहां आपके कोल माइंस मेनली अवेलेबल है।
अब फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सो कोल वाज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म हुआ था? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव इन स्वैम्पी फॉरेस्ट ऑफ स्केल ट्रीज, giant ferns, horsetails and club mosses over millions of years ago. So कोल का फॉर्मेशन हुआ था प्लांट्स के रिमेन से। ये प्लांट्स जो आपके क्या स्केल ट्रीज, जाइंट फर्न्स, हॉर्सटेल, क्लब मॉसेस है ना, इनके जो स्वैम्पी फॉरेस्ट होते थे वहां जो प्लांट्स के रिमेन्स थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उससे फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ कि इन प्लांट्स के ऊपर क्या हो गई लेयर, मतलब ये जो डाइट प्लांट्स थे इनके ऊपर लेयर आने लगी, सो दैट ये नीचे अंदर ही अंदर कंप्रेस होते चले गए और सॉइल से ऊपर कवर्ड होते चले गए। सो जैसे जैसे ये लेयर सक्सेसिवली क्या होती जाती थी, कवर्ड होती जाती थी, तो अंदर जो एयर का पैसेज था वो लिमिटेड हो गया और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, इनका फुल डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो था अंदर प्रॉपरली नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एयर की एब्सेंस होने लगी और फिर जब फुल डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो उससे क्या बनने लगे, पीट बनने लगे, PEAT, पीट। सो कोल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द पीट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आगे चल के क्या हुआ, इस पीट का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हुआ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये किसके कोल का फॉर्मेशन होता है, वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन से, इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यानी कि जो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था किसका, डेड वेजिटेशन के कन्वर्ट होने का इनटू कोल, इसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। और जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे ये प्रोसेस होता है तब जाके कोल का फॉर्मेशन होता है, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है कार्बोनिफेरस एज। ओके, चलो। क्या होता है एक्चुअल में, जो कार्बन कंटेंट होता है कोल का वो बढ़ जाता है जितना वो नीचे कंप्रेस्ड होगा, है ना, और जो मॉइस्चर का कंटेंट जितना कम होता जाएगा। सबसे पहला टाइप ऑफ कोल जो बनता है वो इग्नाइट होता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस कोल बनता है और सबसे लास्ट में बनते हैं एंथ्रेसाइट। ठीक है, चलो। तो जब कोल को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो बर्न होता है, मेनली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद हीट एनर्जी। सी दे हैव गिवन, सी इज कार्बन, दिस इज कोल, इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ कोल। कोल के कितने टाइप्स हैं? कार्बन कंटेंट के बेसिस पे कि किसी भी टाइप ऑफ कोल में कितना कार्बन कंटेंट है, उस बेसिस पे आपके कोल 4 वेराइटीज के होते हैं, राइट। चलो, नंबर 1 है पीट। पीट में कितना, अराउंड 11% कार्बन प्रेजेंट होता है। इसको यूज किया जाता है सॉइल को इंप्रूव करने के लिए और एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल इसका यूज किया जाता है। दिस इज योर पीट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू बिटुमिनस। ओके, बिटुमिनस के अंदर होता है 65% कार्बन और इसको यूज किया जाता है एज अ पावर जनरेशन। ठीक है, पावर को जनरेट करने के लिए कहाँ, आपके थर्मल पावर प्लांट्स पे। ओके, नेक्स्ट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर होता है 38% कार्बन। ये काफी लो ग्रेड कोल वेराइटी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती है ऑन हीटिंग। ठीक है, इसको पावर जनरेशन के लिए कॉमनली यूज करते हैं। दिस इज योर लिग्नाइट। ओके, चलो। एंड द लास्ट इज एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में हाईएस्ट परसेंट कार्बन कंटेंट होता है, दैट इज 96%, और मेनली इसको हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल इज एंथ्रेसाइट ओनली। ओके, चलो। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? कोल के क्या क्या यूजेस हैं? इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में, थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सच एज कोक, कोल तार, कोल गैस, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस के मैन्युफैक्चरिंग में भी कोल का यूज होता है। एज अ सोर्स, किसके, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है कोल, सच एज बेंजीन, टोल्यून, फिनॉल, नैप्थलीन एक्सेट्रा। एंड प्लस इसको मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। कोल के अंदर क्या है, बहुत सारे वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बन। कार्बन तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी कि जब कोल इज हीटेड विदाउट एयर इसको हीट किया जाता है, सो इट डज नॉट बर्न बट प्रोड्यूसेस मेनी बाय प्रोडक्ट्स। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल to high temperature about 1000 degrees Celsius in the absence of air is called destructive distillation of coal, and the main byproducts of this process are coke, coal tar, coal gas and ammoniacal liquid. जब हम इसको without air कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, बर्न नहीं होता बल्कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम कोल को एक हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर,
दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और इस प्रोसेस के बाद जो हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होता है आपका कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनियकल लिक्विड। तो कोल तार क्या है? सबसे पहले दिस इज कोल तार। ये एक ब्लैक विशियस लिक्विड होता है जिसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो आपके मिक्सचर से ये बनता है ना, विच आर ऑल्सो सेपरेटेड। इनको भी सेपरेट किया जाता है आगे चल के और यूज किया जाता है। सो कोल तार से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या सर्व करते हैं? एज अ रॉ मटेरियल। इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, सच एज सिंथेटिक डाइज, ड्रग, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, एक्सप्लोजिव वगैरह के लिए। प्लस इसको यूज किया जाता है वार्निशेस, रोड सरफेसिंग, वाटर प्रूफिंग, रूफ्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कोक। ओके, ये है आपका कोक। कोक क्या है? काफी टफ, पोरस और ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू है, लेफ्ट ओवर है जो आफ्टर पायरोलिसिस बचता है। इसमें 98% कार्बन होता है। एक स्मोकलेस फ्यूल के लिए इसको यूज किया जाता है जब हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। प्लस स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी, स्टील कॉमनली यूज किया जाता है ना एज एन अलॉय, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेस सच एज वाटर गैस, है ना, एंड प्रोड्यूसर गैस, यहाँ भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कोल गैस। दिस इज कोल गैस। ये कब मिलती है? जब कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक बनाने के लिए। ये भी एज अ फ्यूल ही यूज करी जाती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया का जो लिक्विड है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो अमोनिया का होता है, ये भी बनता है ना, और इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ये एक डार्क कलर विशियस इनफ्लेमेबल लिक्विड है जो कि आपका कहाँ मिलता है? जब ये दो से ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारे अर्थ के अंदर होते हैं उनके बीच में ट्रैप हो जाता है। ठीक है, इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स हैं सबसे पहले डिस्कवर हुए थे पेंसिल्वेनिया में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1859 में। एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ये हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि मिक्स होता है वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स के साथ। ये वाटर से लाइट है, यानी कि हल्का होता है, और इनसोल्यूबल होता है, यानी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमें ऑयल वेल से मिलता है। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? ये बिलीव किया जाता है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ सी एनिमल्स एंड सी प्लांट्स बuried अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो सी प्लांट्स या सी एनिमल्स सी बेड में ही अंदर बरीड हो गए थे, उनके कंप्रेशन से, उनके डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो इनकी जो डेड बॉडीज थी वो सी बॉटम में जाके डूब गई, है ना, और इनके ऊपर मड और सैंड से प्रॉपर्ली कवर हो गई। फिर प्रेशर, हीट, बैक्टीरिया के केमिकल एक्शन, इन सब का जो इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा, और इससे क्या हुआ, ये जो एनिमल और प्लांट्स के जो डेड बॉडीज रिमेन्स थे ये कन्वर्ट हुए इनटू पेट्रोलियम इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, चलो, so the petroleum thus formed and got trapped between two layers of impervious rocks forming an oil trap। फिर जो पेट्रोलियम बना वो क्या, impervious rocks के बीच में क्या हो गया, ट्रैप हो गया। एक लेयर जो थी, दो इम्पेरियस रॉक्स की जो दो लेयर्स थी, वहां ट्रैप हो गया और एक ऑयल ट्रैप इसने बना दिया। सो पेट्रोलियम हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस के साथ मिलता है। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? तो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो वर्ल्ड में है वो है आपका एक तो मिडिल ईस्ट कंट्री सच एज ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा एंड रशिया। ठीक है, ये आपकी मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास इतने रिच पेट्रोलियम रिसोर्सेज नहीं है। कुछ पेट्रोलियम वेल्स हैं जो कि इन जगहों पे है इंडिया के अंदर, सच एज अंकलेश्वर एंड कलोल गुजरात में है, रुद्रसागर एंड लकवा जो कि असम में है, मुंबई हाई जो कि ऑफशोर एरिया में है। ठीक है, उसके अलावा दो और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो आपके पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए हैं इंडिया के अंदर, सच एज नंबर 1 इज क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, जिसको 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलो नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करी जाती है? सी, तो जो क्रूड पेट्रोलियम होता है इसको पहले अर्थ से बाहर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा? आपका अर्थ क्रस्ट में एक होल ड्रिल करके बाहर निकाला जाएगा, और उस मतलब ड्रिल
करोगे और फिर उस होल में क्या कर दोगे, उसके थ्रू पाइप को अंदर सिंक कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही पाइप कहाँ पहुंचेगा, आपके ऑयल डिपॉजिट्स में पहुंचेगा, सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर आएगी बहुत प्रेशर के साथ, ठीक है। फिर प्रेशर जब कम होने लगेगा तो क्रूड ऑयल फिर उस ऑयल वेल से बाहर आने लगेगा और फिर उसको क्या एक पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। फिर जो क्रूड पेट्रोलियम हम पेट्रोलियम वेल से लाते हैं वो एक डार्क कलर विशियस लिक्विड होता है जिसकी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यानी कि बहुत ही फोल स्मेल होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ये हाइड्रोकार्बन, सैंड, एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटीज का। इसको प्योरीफाई किया जाता है और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर से सेपरेट किया जाता है बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो ये जो प्रोसेस है जहां पे हम क्या इस क्रूड ऑयल के अंदर से उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करते हैं, प्लस उस क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं उसके यूजफुल फ्रैक्शंस के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। ओके, चलो फिर क्रूड पेट्रोलियम को क्या पास किया जाता है काफी हाई प्रेशर में, है ना, सो दैट उसमें से सैंड एंड गैस सेपरेट हो जाए। फिर इसको वॉश किया जाता है एसिड के साथ, फिर एल्कली के साथ, सो दैट इसमें से बेसिक और जो एसिडिक जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सारी रिमूव हो जाए। फिर आफ्टर दैट इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर इसमें क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस है ये बेस्ड होता है ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रोसेस इस फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन सभी का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पर और जो वेपर्स बनते हैं उनको एक लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो उसके बॉटम के पास होता है वहां उसके थ्रू क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर जो कॉलम का टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है 400 डिग्री सेल्सियस एट द बॉटम और 40 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप। फिर जो लॉन्ग कॉलम है उसको डिवाइड किया जाता है बहुत सारे कंपार्टमेंट या शेल्फ्स में, है ना, किसके थ्रू, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ये होल्स को कवर किया जाता है कुछ स्पेशल कैप्स के थ्रू, है ना, और वो कैप्स होती हैं आपकी बबल कैप्स। फिर ये कैप्स क्या अलाउ करती हैं, जो लाइट और जो ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ पास होते हैं, जो कि और जबकि जो हैवी या लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो कंडेंस हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ ट्रे में फ्लो करने लगते हैं। हर एक शेल्फ कनेक्टेड होती है एक पाइप के साथ, है ना, और इस तरीके से बहुत सारे फ्रैक्शंस बनते हैं सेपरेटली। एंड इस प्रोसेस में आपके जो फ्रैक्शंस जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो ऊपर की तरफ कॉलम में राइज होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, डिफरेंट लेवल पे डिपेंड करेगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और वहां जाके ये कलेक्ट होते हैं, देन दे आर स्टोर्ड। सो इस तरीके से जो वेरियस फ्रैक्शंस हमको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू मिलते हैं क्रूड ऑयल के फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ कॉलम, वो क्या क्या है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड रेसिडुअल क्रूड बचता है जिसके अंदर कुछ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और एस्फाल्ट वगैरह होता है। पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन और पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये सभी ऐसी चीजें जिनको एज अ फ्यूल यूज करा जाता है। फिर उसके बाद आपको गिवन है एग्जाम्पल में पेट्रोलियम गैस को यूज करते हैं एज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी अपने घर में हम लोग यूज करते हैं ना, गैस सिलेंडर्स, उसमें होता है। फिर गैसोलीन या जो पेट्रोल है उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है जो लाइट व्हीकल्स होते हैं सच एज कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। इसको हम जनरेटर में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। प्योर पेट्रोल को ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। कैरोसिन ऑयल आपका एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हुए एक स्पेशल ग्रेड कैरोसिन ऑयल जो होता है उसको एज अ एविएशन फ्यूल भी यूज किया जाता है एरोप्लेन जेट इंजन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट स्प्रे हैं जिसमें एज अ सॉल्वेंट इसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो डीजल ऑयल है उसका यूज होता है ऑटोमोबाइल फ्यूल की तरह फॉर बसेस, ट्रक, कार, रेल इंजन, शिप, ठीक। वाटर पंप में इसको यूज किया जाता है वाटर को पंप आउट करने के लिए, है ना। डीजल जनरेटर में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फ्यूल ऑयल को हम इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज करते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न होता है और कोई भी तरीके का ऐश नहीं बचाता। रेसिडुअल क्रूड जो होता है वो इजीली बर्न नहीं होता है, इसलिए इसको एज अ डोमेस्टिक या ऑटोमोबाइल फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज में, है ना, वहां यूज किया जाता है। शिप्स में एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक।
इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको सेपरेट किया जाता है बाय द डिस्टिलेशन मेथड, है ना। और वो जो आपके फर्दर और कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? नंबर 1 ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा ऑयल होगा? जो ऑटोमोबाइल्स और जो हैवी मशीन्स के जो पार्ट होते हैं ना उनको ग्रीस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स ये यूज की जाती है फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, वैक्स पेपर, फ्लोर पॉलिश वगैरह में। एस्फाल्ट, एस्फाल्ट क्या है? ये इट इज अ लेफ्ट एज रेसिड्यू आफ्टर रिमूविंग ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। ठीक है, जब इसमें से आप ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स दोनों को रिमूव कर देते हो उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है दैट इज एस्फाल्ट, और इसका यूज करते हैं हम कोक, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, वाटरप्रूफिंग, रोड सरफेसिंग बनाने के लिए। ठीक है, चलो। नाउ पेट्रोलियम विच इज क्रूड ऑयल, it contains of a large number of saturated hydrocarbon mixed with sea water and silt, that is fine clay. It cannot be used as such. However, petroleum can be separated into several useful products by fractional distillation. So जो पेट्रोलियम है उसके अंदर बहुत सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि सी वाटर और सिल्ट के साथ मिक्स्ड होते हैं। सो आप इसे इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। पेट्रोलियम को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट करना पड़ता है, तब जाके हम इन्हें यूज कर पाते हैं। आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे गिवन है ना। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो कि कौन कौन से आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या है और कहाँ का इनको यूज किया जाता है। वी हैव डिस्कस, अभी भी हमने पढ़ा है, वो सारे आपको एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है। नाउ वी कम टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज LPG। सो पेट्रोलियम गैस को जब लिक्विफाई किया जाता है उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। ठीक है, ये एज इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्यूल में यूज किया जाता है। तो जब आप अपने घर में जो गैस स्टोव होता है उसको एक LPG सिलेंडर के साथ कनेक्ट करते हो, फिर गैस सिलेंडर के नॉब को ऑन करते हो, प्रेशर उसमें से रिलीज हो जाता है और काफी वॉलेटाइल होता है। LPG फिर चेंज हो जाती है गैस में, और जो गैस है वो क्या आपके फ्लो करती है किसमें? आपके कुकिंग स्टोव के बर्नर तक। फिर हम उसको इग्निशन प्रोवाइड करते हैं, गैस बर्न होने लगती है, ब्लू फ्लेम बाहर निकलती है, प्लस हीट प्रोड्यूस करती है, हाईली कंबस्टेबल, वोलेटाइल होती है और फायर को इजीली कैच कर लेती है। कोई भी लीकेज अगर उसमें होता है तो उससे बेटा सीरियस एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस हैं। नाउ वी कम टू प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग LPG, यानी कि LPG को यूज करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस यानी हमें ध्यान रखना है। घर में तो कॉमनली LPG सिलेंडर्स होते हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच वी हैव टू टेक इट। तो सबसे पहले कि जब भी हम अपने गैस स्टोव के पास लाइटर है या मैस्टिक को क्या करते हैं, लाइट करते हैं, उससे पहले हमें चेक करना है कि कोई भी फोल स्मेल तो नहीं आ रही आसपास गैस की। ठीक है, अगर कोई स्मेल है तो पहले आप अपने अंदर जो भी है किचन वगैरह जहां भी सिलेंडर रखा है सारी विंडोज और डोर्स को क्या कर दो, खोल दो, सो दैट सारी गैस बाहर चली जाए, है ना। फिर जो गैस सिलेंडर है, रबर ट्यूब है, गैस स्टोव है, उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाए सो दैट कहीं से गैस का कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, अगर है तो उसको फिर ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट, डू नॉट यूज एनी हॉट फ्लेम, कोई भी हॉट फ्लेम यूज नहीं करनी चाहिए, सच एज कैरोसिन, लैम्प या जो हीटर वगैरह है, ये सब आपके गैस सिलेंडर के पास नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस सिलेंडर को हमें बहुत केयर के साथ हैंडल करना चाहिए सो दैट इसका जो वॉल्व है वो डैमेज ना हो जाए। गैस स्टोव का जो नॉब है, रबर पाइप, स्टॉप कॉक होता है गैस सिलेंडर का, ये प्रॉपर्ली पीरियोडिकली हमें चेक करते रहना चाहिए। फिर जब हम गैस स्टोव को लाइट करते हैं सो वी शुड फर्स्ट ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का स्टॉप कॉक है पहले उसे ओपन करें, फिर गैस स्टोव का नॉब ओपन करें और तुरंत हमें गैस को क्या कर देना चाहिए, इग्नाइट कर देना चाहिए, है ना। कोई भी टाइम पीरियड हमें नहीं छोड़ना है। नॉब के ओपनिंग, गैस स्टोव का जो नॉब है उसको आपने एक बार ओपन कर दिया तो तुरंत आपको उसे इग्नाइट करना है, टाइम नहीं होना चाहिए बीच में, नहीं तो गैस का लीकेज होने लगता है। फिर जब गैस स्टोव को हम ऑफ करते हैं, पुट ऑफ करते हैं, सबसे पहले सिलेंडर के स्टॉप कॉक को हमें क्लोज करना चाहिए एंड देन गैस स्टोव के नॉब को, सो दैट रबर ट्यूब के अंदर कोई भी क्या ना बचे, आपकी ग्लास ना लेफ्ट ओवर हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। ठीक है, चलो, नेचुरल गैस क्या है? ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। ओके, ये किसके साथ मिलता है? अभी बताया था, क्रूड पेट्रोलियम के साथ मिलता है पेट्रोलियम वेल में। इसमें मेनली मीथेन प्रेजेंट होता है और रिसेंटली मेनी न्यू नेचुरल गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे अभी रिसेंटली न्यू नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर हुए हैं, त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरियाज जो है मुंबई के, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे, यहाँ।
ठीक है। नेचुरल गैस को हम मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में मेनली मिलती है। क्या क्या यूजेस है नेचुरल गैस के? इसको एज अ इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है। ये बहुत इजीली बर्न हो जाती है और काफी हीट प्रोड्यूस करती है। इसको हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसको व्हीकल्स रन करने के लिए, सच एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन फ्यूल, इको फ्रेंडली फ्यूल होता है ये सीएनजी। ओके, ये हाइड्रोजन का एक अच्छा सोर्स है जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। बहुत सारे एविएशन फ्यूल्स का ये कंपोनेंट में यूज किया जाता है। एज अ रॉ मटेरियल इसको हम यूज करते हैं काफी लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए। एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे सीएनजी एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है बहुत सारी सिटीज में, सच एज वडोदरा विच इज इन गुजरात एंड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली के काफी सारे पार्ट्स में इसको यूज किया जाता है। Now next is conservation of fuel. Fuels का conservation. So आपने क्या देखा होगा कॉमनली, पढ़ा भी हमने अभी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। ठीक है, क्योंकि इन्हें बहुत कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स अराउंड लगते हैं इनका फॉर्मेशन के लिए, और इनको हम दोबारा से अपनी मर्जी से जब चाहे तब इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। राइट, जो डिपॉजिट्स किसने मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं बनते हैं, तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन लेस देन 200 ईयर्स। 200 साल के अंदर ये आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और फिर नो डिपॉजिट कैन पॉसिबली फॉर्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा से कोई डिपॉजिट इतने कम टाइम पीरियड में नहीं बन सकता। सो फ्यूल्स को कंजर्व करना जरूरी है सो दैट जो एग्जिस्टिंग अभी बचे हुए डिपॉजिट्स हैं वो काफी लंबे टाइम तक स्ट्रेच किए जा सकें जब तक आपके न्यू डिपॉजिट्स नहीं बनते। मैक्सिमम जितना एक्सटेंड हो सके हमें वहां तक इनका कंसिडरेबली यूज करना चाहिए। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो वाइज एंड जुडिशियस यूज होता है इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, चलो अब क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। नंबर 1, हमें क्या फॉसिल फ्यूल्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं करना है। जब बहुत ज्यादा जरूरी है, जब वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है तभी उन फ्यूल्स का यूज किया जाए। थर्ड, अडॉप्ट एंड यूज ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमें ज्यादातर जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, सच एज सोलर, विंड, बायोमास एनर्जी, है ना। सो बेटर है कि हम बायोगैस को यूज किए एज अ डोमेस्टिक फ्यूल देन द फॉसिल फ्यूल। रूम हीटर्स, कूलर और बाकी सबका जो यूज है वो तभी किया जाए व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नीडेड। नेक्स्ट, सोलर कुकर, हीटर, ड्रायर, इनका यूज करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। CFLs एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स का जो यूज है वो हमें यूज करना चाहिए क्योंकि ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, है ना। इनकैंडेसेंट लैंप की जगह हमें किनका CFL या फ्लोरोसेंट लाइट्स का यूज करना चाहिए। देन कुकिंग टाइम को रिड्यूस करना चाहिए सो दैट हम जो पल्सेस वगैरह उनको प्रॉपरली क्या कर लें, कुछ टाइम के लिए सोक कर लें सो दैट वो ज्यादा क्या एनर्जी को यूज ना करे फॉर द कुकिंग प्रोसेस। प्रेशर कुकर यूज किया जाए राइस, पल्सेस, मीट वगैरह कुक करने के लिए, है ना, कम एनर्जी यूज होगी। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन विच इज PCRA, ये लोगों को एडवाइस करती है दैट वी शुड सेव फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, है ना। किस तरीके से? ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव किया जाए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आपका जो टायर है उसमें करेक्ट प्रेशर है, इस चीज का ध्यान रखें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे सर्विसिंग करवानी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाईसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, अगर छोटे डिस्टेंस पे आपको जाना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बाईसाइकिल वगैरह यूज करनी चाहिए। एंड देन यूज कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल जाना है, वो वर्क जाना है तो आपको कार पूल्स वगैरह यूज करने चाहिए। सो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के उनको कंजर्व कर सकते हैं। एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर एंड अंडरस्टूड टू यू। विल मीट यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।